अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम अपने नए पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। हमारे इस नए पाठ का नाम है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, अंटार्कटिक महाद्वीप। सबसे पहले इन दो शब्दों को समझ लेते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप का मतलब होता है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। ये एक ऐसा प्रदेश है जो बहुत ही शुष्क और ठंडा है। आपने अंटार्कटिका के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ बहुत सारी बर्फ़ है और जहाँ जनजीवन पहले तो बिल्कुल ना के बराबर था, क्योंकि वहाँ की ठंड और सर्दी मानव जाति के सामान्य लोगों के सहने लायक नहीं है। परंतु आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि आजकल अंटार्कटिक में बहुत से सैलानी जाते हैं, बहुत से लोग घूमने भी जाते हैं और बहुत सारे शोध भी वहाँ पर होते हैं, क्योंकि वो ऐसा इलाका है जहाँ पे सदियों तक तो कोई नहीं गया है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बर्फीला और ठंडा इलाका है। परंतु ये माना जाता है क्योंकि इतने सालों तक वो इंसानों की पहुंच से दूर रहा है या फिर इंसानों की इंटरफेरेंस से दूर रहा है, वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कवर होना ज़रूरी है, जो मानव जाति के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसीलिए कई देशों के बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, शास्त्रज्ञ जो है, वहाँ जाकर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पर शोध कर रहे हैं। वहाँ से बहुत सारे लोग तारों का अभ्यास करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ के पानी का, जीव जंतुओं का अभ्यास करते हैं। ऐसे कई सारे शोध अंटार्कटिक में किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको ये भी पता है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के चलते अंटार्कटिक की बर्फ़ जो है पिघलना शुरू हो गई है और वहाँ इतनी मात्रा में बर्फ़ है, अगर वो सारी की सारी पिघल जाए तो हम सब यानी कि पूरी दुनिया का जो पानी का स्तर है वो इतना बढ़ जाएगा कि हर तरफ बाढ़ आ जाएगी और पूरी दुनिया पानी में होगी। तो अंटार्कटिक की बर्फ़ पिघलना हम सब के लिए बहुत ही बुरा संकेत है। बच्चों, अंटार्कटिक महाद्वीप यानी कि अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है, जिसके बारे में जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और इस समय के बाद शायद अंटार्कटिक चर्चा में भी रहे, क्योंकि अभी अभी तो अंटार्कटिक में लोग जाने लगे हैं और नई नई और रोचक जानकारियाँ लेने लगे हैं। इसीलिए आपकी भी पाठ्य पुस्तक में अंटार्कटिक महाद्वीप नाम का एक चैप्टर है। तो आइए हम भी अंटार्कटिक महाद्वीप यानी कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो आइए अब हम इस पाठ को यानी कि हमारे 8वें पाठ को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। बच्चों, हमारा यह 8वां पाठ अंटार्कटिक महाद्वीप हमारी पाठ्य पुस्तिका में यानी कि हमारी किताब में पेज नंबर 58 पर है, यानी कि पृष्ठ क्रमांक 58 पर। तो आइए हम इसको पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप, जिसका मतलब इंग्लिश में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट होता है। आज पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु को अमृत माना जा सकता है तो वह है पानी, ताज़ा पानी। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व पानी के कारण ही है। उसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। आप सब जानते हैं कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए और हर चीज़ के लिए पानी की ही आवश्यकता है। बाकी सारी चीज़ों के बगैर एक या दूसरे वक्त इंसान ज़िंदा रह सकता है, परंतु पानी के बगैर नहीं। तो इंसान का जो जीवन है, वो मानव जाति का जो अस्तित्व है वो पानी के कारण ही है। इसीलिए हम दूसरे प्लैनेट्स पर भी अपने रॉकेट्स भेजते हैं, सैटेलाइट्स भेजते हैं, ताकि वो पानी की खोज कर सके। आखिर पानी ही क्यों ढूंढना है उन्हें? क्या पृथ्वी पर पानी नहीं मिलता? नहीं, वो पानी इसलिए ढूंढते हैं ताकि जहाँ पानी मिलेगा, जहाँ इंसानों को पानी मिल सकता है, वहाँ इंसानी जीवन फल फूल सकता है। तो अगर जिस प्लैनेट पे पानी मिलेगा वहाँ इंसानी जीवन कायम कर सकते हैं। पानी यानी कि ताज़ा पानी ही वह वस्तु है जो पृथ्वी के एकदम दक्षिणी भाग में स्थित यानी कि साउथ पार्ट में जो बसा हुआ है अंटार्कटिक में बहुत बड़ी मात्रा में उपस्थित है।
तो पानी कहाँ उपस्थित है? दुनिया में सबसे ज़्यादा ताज़ा पानी कहाँ उपस्थित है? दुनिया की जो दक्षिणी भाग है, साउथ में, जो वर्ल्ड के अंटार्कटिक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में ताज़ा पानी बर्फ़ के रूप में मौजूद है। अंटार्कटिक की धरती पर जमी बर्फ़ की चादर में पृथ्वी पर उपस्थित ताज़े पानी की कुल मात्रा का लगभग 70% भाग फैला हुआ है। देखा आपने, पूरी दुनिया में जितना ताज़ा पानी है उसका 70% पानी बर्फ़ के रूप में अंटार्कटिक में मौजूद है। आज शुष्क प्रदेश पानी की आवश्यकता के लिए अंटार्कटिक की ओर ललचाई दृष्टि से देख रहे हैं। आज जो सूखे प्रदेश है जहाँ पानी नहीं होता, वो अंटार्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट की तरफ पानी के ज़रूरत के लिए ललचाई हुई नज़रों से देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें अंटार्कटिक का पानी हमारे देश में हम कैसे लाएं। खाद्यान्नों के संदर्भ में भी आज हमारा देश काफ़ी अच्छी स्थिति में है। खाद्यान्नों के संदर्भ में मतलब खान पान के संदर्भ में आज हमारा जो देश है वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। वह खाद्यान्न आयात करने की बजाय निर्यात कर रहा है। भारत क्या कर रहा है? खाने की चीज़ें आयात यानी कि इंपोर्ट करने की जगह एक्सपोर्ट कर रहा है। ये किसी भी देश के लिए अच्छी बात है कि कोई चीज़ वो एक्सपोर्ट करे ताकि देश का पैसा मिले। परंतु उसकी पानी की समस्या दिन प्रतिदिन उग्र से उग्रतर होती जा रही है। परंतु जो पानी की समस्या है यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, आए दिन क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, खेती के लिए पानी नहीं होता। ऐसे भी खबरें महाराष्ट्र में और हर जिले से आती हैं, राज्यों से आती हैं। तो दिन प्रतिदिन पानी की समस्या भी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप होती है तो पानी सूख जाता है और बारिश देर से आती है या कहीं कहीं जगह नहीं आती है, तो पानी की समस्या भी क्या होती जा रही है, उग्र से उग्रतर, बुरी से और बुरी होती जा रही है। इसलिए निकट भविष्य में हमें भी अपने ताज़े पानी की मांग को पूरा करने के लिए अंटार्कटिक की शरण में जाना पड़ सकता है। इसलिए क्या हो सकता है, निकट भविष्य में यानी कि नज़दीकी फ्यूचर में हमें भी अपनी ताज़े पानी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसे पूरी करने के लिए अंटार्कटिक को रिक्वेस्ट करना पड़ सकता है, अंटार्कटिक जाना पड़ सकता है। अन्य महाद्वीपों से भिन्न यानी अलग, दूसरे कॉन्टिनेंटों से अलग अंटार्कटिक की विशेष स्थिति के फलस्वरूप वहाँ ऐसे अनेक भौतिक, चुंबकीय, खगोल वैज्ञानिक, जैव और प्रदूषण संबंधी परीक्षण किए गए। अब बच्चों, जो अंटार्कटिक है, जैसे हमने उनको बताया, अंटार्कटिक बहुत ही एक अलग कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ सदियों से वहाँ पे है और उसके इतने अलग होने के बावजूद, इतने अलग होने की वजह से वहाँ क्या है, भौतिक का मतलब होता है फिज़िकल, चुंबकीय का मतलब होता है मैग्नेटिक, खगोल वैज्ञानिक जो होते हैं वो ज्योग्राफी की खोज करते हैं, यानी कि तारों की खोज करते हैं, प्लैनेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। और जैव और प्रदूषण संबंधित यानी ऑर्गेनिक, और प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन संबंधित परीक्षण किए गए, यानी कि बहुत सारे वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए और अब भी किए जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, वहाँ पे अब भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। साइंटिस्ट हर देश के वहाँ पे मौजूद हैं, जिन्हें पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में करना संभव नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे किए जा रहे हैं जिसको दुनिया के किसी और कोने में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ का जनजीवन जो है, लोग जो है बहुत कम है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है एक्सपेरिमेंट्स का। इन प्रयोगों से अनेक ऐसे तथ्य ज्ञात हुए हैं जिनका प्रभाव पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों पर अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पड़ता है। अब वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं उनसे ऐसी सच्चाई या ऐसी बातें सामने आई हैं, ऐसी डिस्कवरी सामने आई है जिनका प्रभाव, जिनका इफ़ेक्ट जो है पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों पर और पृथ्वी के जो अन्य क्षेत्र है, दुनिया के दूसरे हिस्से हैं, उस पर उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं।
अंटार्कटिक महाद्वीप की धरती पर जमी बर्फ की चादर परोक्ष रूप से सागरों के तल को नियंत्रित किए हुए है। अब अंटार्कटिक महाद्वीप की धरती पर जो बर्फ जमी है, बर्फ की चादरें जमी है, वो परोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट रूप से क्या कर रही है, सागरों के तल को, मतलब जो डीप जो सागर होते हैं उनका जो तल होता है, उनके नीचे की जो ज़मीन होती है उसको नियंत्रित, उसको कंट्रोल किए हुए है। उसके पिघलने से सागरों में पानी की सतह 70 मीटर से भी अधिक ऊंची उठ सकती है। इस बर्फ़ के, जैसे हमने कहा, पिघल जाने के बाद दुनिया में बहुत बड़ी बाढ़ आ सकती है, पूरी दुनिया पानी में हो सकती है। उसका कारण क्या है कि ये बर्फ़ पिघलने के बाद पानी का जो लेवल है वो जिस लेवल पे अब पानी है सी लेवल पे, उससे 70 मीटर और बड़ी सतह उठ सकती है। पानी की सतह 70 मीटर और ऊंची उठ सकती है। साथ ही यह बर्फ़ की चादर प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का कार्य भी करती है। और ये जो बर्फ़ की चादर ऊपर है तो वो क्या काम करती है, आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेटर का भी कार्य करती है। कैसे? इससे पृथ्वी का औसत ताप नियंत्रित रहता है, क्योंकि एक जगह पे धरती पर इतनी बर्फ़ है तो जो पृथ्वी के अंदर जो गर्माहट है तो उसका जो टेम्परेचर है उसको भी कंट्रोल करने का काम ये बर्फ़ की चादर और ये सतह करती है। आज अंटार्कटिक महाद्वीप भारत के लिए एकदम अपरिचित नहीं रह गया है। जिससे पहले मैंने जैसे कहा था, सदियों तक इंसान का वहाँ जाना नामुमकिन था। आजकल अलग अलग वाहनों के ज़रिए हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, या फिर इंसान को सर्दियों से बचाव के लिए बहुत सारी तकनीकें आ गई है, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अभी इजाद की है। परंतु इससे पहले तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहाँ अब शास्त्रज्ञ, जो साइंटिस्ट है, लोग वहाँ पे खोज करने के लिए, स्कॉलर्स जा सकते हैं। इसीलिए वो अभी भारत के लिए अपरिचित नहीं रहा है। ऐसा हिस्सा नहीं है दुनिया का अब वो कि जो भारत को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं हो। सन 1981 में के बाद से प्रतिवर्ष यानी कि हर साल हमारे अध्ययन दल वहाँ जा रहे हैं। हमारी जो स्कॉलर टीम है, स्टडी टीम से रिसर्चर्स है, वो 1981 के बाद हर साल वहाँ पे जा रहे हैं। इंडिया की टीम वहाँ पे स्टडी करने के लिए जा रही है। हमारा अपना अध्ययन केंद्र भी वहाँ काम कर रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा था, हर देश के अलग अलग देशों के वहाँ पे रिसर्च सेंटर्स है, वैसे ही एक रिसर्च सेंटर इंडिया का भी अंटार्कटिक में मौजूद है और वो भी वहाँ काम कर रहे हैं, कंटिन्यू रिसर्च कर रहे हैं अलग अलग चीज़ों पर। हमें मालूम है कि भारत के बाहर भी एक गंगोत्री है, और क्या कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि भारत के बाहर भी एक गंगोत्री है। हिमालय में स्थित गंगोत्री से भागीरथी यानी कि गंगा निकलती है, पर दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित एक अध्ययन केंद्र है। जैसे कि हम सबको पता है कि हिमालय से जो नदी निकलती है उसे हम भागीरथी यानी कि गंगा नदी कहते हैं, पर यहाँ पे क्या कहा गया है कि अंटार्कटिक भारत के बाहर भी एक गंगोत्री है। तो कौन सी गंगोत्री है भारत के बाहर? अंटार्कटिक महाद्वीप में जो एक रिसर्च सेंटर है उसका नाम दक्षिण गंगोत्री रखा गया है, इसीलिए यहाँ कहा गया है कि भारत के बाहर भी एक गंगोत्री है। यहाँ अनेक देशों ने अपने अपने वैज्ञानिक केंद्र स्थापित किए हैं। बहुत अलग अलग देशों ने वहाँ क्या किया है, अपने अपने साइंटिस्ट टीम, रिसर्चर्स भेज कर वहाँ पे स्टडी सेंटर, साइंस सेंटर और रिसर्च सेंटर्स वहाँ पे स्थापित किए हैं अंटार्कटिक में शोध करने के लिए। इन केंद्रों की संख्या और आकार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। वो जो केंद्र वहाँ है, वहाँ उनके जो नंबर्स है, एक के बाद एक कई देश, 1, 2, 3 बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स वहाँ पर स्थापित कर रहे हैं, और उनकी जो नंबर्स है वो सेंटर्स की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, पहले सदियों तक वहाँ इंसान का कदम नहीं जमा, और आज इतने सारे रिसर्चर्स, साइंटिस्ट वहाँ पे रिसर्च और पढ़ाई कर रहे हैं।
यद्यपि अंटार्कटिक महाद्वीप पर भौतिक परिस्थितियां बहुत विषम हैं। वहाँ पर अंटार्कटिक महाद्वीप पर क्या है, जो भौतिक परिस्थितियां है, वहाँ का जो वातावरण, वो वहाँ का जो फिजिकल एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा विषम है, बहुत ही ऑड है। परंतु अनेक अध्ययनों और प्रयोगों के लिए, परंतु यहाँ विषम का मतलब बच्चों क्रिटिकल है, पर उसके बावजूद भी अनेक अध्ययनों और प्रयोगों के लिए यह एक आदर्श स्थल है। इन सब के बावजूद भी बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये एक आदर्श यानी कि आइडियल जगह है। अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए यह विशेष रूप से उपयुक्त स्थल है। जो अंतरिक्ष है, जैसे कि आप सभी को पता है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग्स, कोई सेंटर्स नहीं है, सिर्फ रिसर्च सेंटर्स है, और उसके बाद पूरा आसमान आपको वहाँ से दिख सकता है, और पूरे आसमान वहाँ से तारों की दशा भी बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है। इसीलिए जो अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले लोग हैं, जो स्पेस रिसर्च करते हैं, उनके लिए क्या है, यहाँ पे यह विशेष रूप से उपयुक्त स्थल है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की जगह है, जहाँ से वो स्पेस रिसर्च कंटिन्यू कर सके। अंटार्कटिक में स्थापित टेलीस्कोप हमारी आकाशगंगा का निरंतर अवलोकन और अध्ययन करता रहता है। अब अंटार्कटिक में जो स्थापित की गई है वह टेलीस्कोप क्या करती है, हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा आप सभी जानते होंगे, जिसे हम गैलेक्सी भी कहते हैं, उसका निरंतर मतलब हमेशा अवलोकन यानी कि उसका निरीक्षण करती रहती है, और अध्ययन यानी कि स्टडी करता रहता है। एक अन्य टेलीस्कोप डासी का काम ब्रह्मांड के आकार और आकृति का अध्ययन करना है। एक और टेलीस्कोप वहाँ है जिसका नाम है डासी। उसका काम क्या है कि पूरा जो ब्रह्मांड है उसके आकार और आकृति का अध्ययन करे, पूरी गैलेक्सी जो है पूरा उसकी आकार जो है और उसका जो आकृति है, शेप, उसकी स्टडी करना तथा यह अनुमान लगाना है, और ये जानकारी ये अनुमान लगाना है कि ब्रह्मांड कैसे बना था और उसका अंत कैसे होगा, और ये जानकारी भी हासिल करना, ये रिसर्च करना है कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है, सृष्टि जो है, कैसी बनी और अब उसका अंत कैसे होगा। आज अंटार्कटिक में और भी कई विलक्षण वैज्ञानिक प्रयोग किए जा रहे हैं। अंटार्कटिक में आज क्या हो रहे हैं, और भी कई विलक्षण मतलब अद्भुत अनोखे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। एक अध्ययन से ब्रह्मांड के उद्गम से लेकर जीव जंतुओं पर जलवायु के गर्म होते जाने के तत्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव का पता लगा जा रहा है। अब एक और एक्सपेरिमेंट ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे ब्रह्मांड का उद्गम, इस पूरी सृष्टि का, इस पूरी दुनिया का जहाँ पे जैसे शुरुआत हुई तब से लेकर जीव जंतु जो है, छोटे कीटक, जानवर, सब पर जलवायु जो होती है उसके गर्म होने का, जो भाप होती है, जलवायु जो होती है उसके गर्म होते जाने का, किस तरीके से वो गर्म होती जाती है और उसका क्या तत्कालिक, इमीडिएट और क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके प्रभाव का पता लगाया जा रहा है। इसी से जुड़ा है एक और अध्ययन जिसका लक्ष्य है अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों में मनुष्य की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का पता लगाना। एक और एक्सपेरिमेंट वहाँ किया जा रहा है जिसको कैसे, जो कौन सा है कि अत्यंत दुर्गम जो परिस्थिति है, दुर्गम का मतलब होता है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में इंसान के ऊपर, मनुष्य के शारीरिक और मानसिक, इंसान का मेंटल और फिजिकल जो एबिलिटीज़ है उस पर इफ़ेक्ट होने वाली चीज़ों का और किस तरीके से उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस का, इस बात का पता लगाया जा रहा है, ताकि कल को अगर ऐसी सिचुएशंस सालों बाद आए कि इंसान का जीना बहुत मुश्किल हो जाए, कंडीशंस बहुत क्रिटिकल हो जाए, तो उस बात की रिसर्च की जा रही है कि इंसान पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और इंसान किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगा। समाजशास्त्री मतलब
सोशल साइंटिस्ट सदियों से एक ऐसी बस्ती की कल्पना करते रहे हैं जहां विश्व के अनेक देशों, धर्मों और मान्यताओं के लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हो, जहां कोई सीमा विवाद न हो, जहां कोई कोर्ट कचहरी न हो, साथ ही जहां वायु, जल और धरती एकदम शुद्ध तथा प्रदूषण रहित हो। न कोई व्यक्ति नशा करता हो और न ही झगड़ा करता हो। जो लोग हैं जो समाज को सही देखना चाहते हैं, समाज सुधारक जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स जो होते हैं या फिर सोशलिस्ट जो होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, सदियों से एक ऐसी बस्ती का, एक ऐसी रहियाशी का सपना देख रहे हैं जहाँ पे दुनिया के सारे लोग एक साथ बसते हो, जहाँ कोई धर्म और मान्यताओं के लोग, हर धर्म हर मान्यताओं के लोग मिलजुल कर रह रहे हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जहाँ पे सौहार्दपूर्ण तरीके से यानी कि पूरे दिल से एक दूसरे के साथ लोग रह रहे हो मिलजुल कर, जहाँ कोई सीमा विवाद ना हो, जहाँ कोई बाउंड्रीज ना हो कि ये इंडियन, ये पाकिस्तानी, ये अमेरिकी, ऐसा कोई नहीं। हर दुनिया के हर देश के लोग, हर तरीके के, हर धर्म के लोग एक साथ रह रहे हो, जहाँ कोई कोर्ट कचहरी ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई क्राइम, कोई कोर्ट कचहरी ही ना हो, सब साथ साथ रहे, इन सब की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ ही जल वायु, जहाँ का पानी, हवा और ज़मीन एकदम पोल्यूशन से फ्री हो, और कोई व्यक्ति वहाँ नशा ना करता हो, ना ही कोई झगड़ा करता हो। तो बस ये एक ड्रीम ही हो सकता है जो सोशलिस्ट और सोशल रिफॉर्मर्स जो लोग हैं समाज के, वो देख रहे थे। आज अंटार्कटिक में ऐसी बस्तियां वास्तव में मौजूद है। देखिए ये जो सपना है ये भी वहाँ पे पूरा हो रहा है। वहाँ पे ऐसी बस्तियां हैं जहाँ पे छोटी छोटी बस्तियां हैं और अंटार्कटिक के विभिन्न भागों में स्थित है। ये किंग जॉर्ज द्वीप से मैकमर्डो साउंड तक वैज्ञानिक केंद्रों के निकट स्थित है। ये जो बस्तियां हैं ये कहाँ है, किंग जॉर्ज से मैकमर्डो साउंड तक वैज्ञानिक केंद्रों के निकट ये सारी बस्तियां स्थित हैं। यहाँ पे हर जात के और हर देश के लोग एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं और वो सब न झगड़ा करते हैं, क्योंकि वो सारे लोग कौन होते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स होते हैं, अपने अपने देश से रिसर्च सेंटर्स में काम करने आए होते हैं और एक साथ रहकर रहते हैं, ना कोई झगड़ा करते हैं, ना कोई बाउंड्रीज वहाँ पर है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की आबादी बढ़कर 1000 से ज़्यादा हो जाती है। जब धूप का मौसम आता है, जैसे कि आपको पता है 1 या 2 घंटे के लिए ही सूरज वहाँ पे उगता है या कभी कभी उससे कम, तो जब ग्रीष्म ऋतु आता है तभी सूरज ज़्यादा वक्त तक होता है धूप के मौसम में, तो अब क्या होता है, वहाँ की आबादी बढ़कर 1000 से ज़्यादा हो जाती है। पहले अब पूरी अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट की आबादी 1000 से कई गुना कम है, तो देखिए सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में 1000 से ज़्यादा आबादी हो जाती है। मैकटाउन से अंटार्कटिक सन नाम से एक समाचार साप्ताहिक प्रकाशित होता है। देखिए मैकटाउन से अंटार्कटिक सन नाम का एक समाचार यानी कि वर्तमान पत्र भी प्रकाशित होता है। यहाँ वाहनों की गति को नियंत्रण करने हेतु गति अवरोधक भी है। देखिए जहाँ पे आबादी भी 1000 से कम है, वहाँ पे भी वाहनों को नियंत्रित करने के लिए गतिरोधक है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित न्यूजीलैंड के बेस के लिए नियमित रूप से शटल बस सेवा भी चलती है। वहाँ और क्या डेवलपमेंट हुई है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर स्थित न्यूजीलैंड के बेस के लिए नियमित रूप से शटल बस सेवा भी चलती है। यहाँ डाकघर, हवाई अड्डा और एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। अब वहाँ डाकघर का लोग क्या करेंगे जहाँ 1000 से भी कम लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे बाकी सैटेलाइट से ही बात होती है, कोई कनेक्शन बात के लिए कुछ नहीं है, तो डाकघर से लोग अपने अपने देशों को भी चिट्ठियाँ भेजते होंगे रिसर्च के हवाले से। और हवाई अड्डा है जहाँ से लोग आ जा सकते हैं अपने अपने देशों में, और एटीएम जैसी सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध है। आपको यह चित्र में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, भारतीय अंटार्कटिक शोध केंद्र है, जहाँ भारत की रिसर्चर टीम वहाँ पे शोध कर रही है। अंटार्कटिक में वैज्ञानिकों से 3 गुने अन्य लोग रहते हैं।
अंटार्कटिक में वैज्ञानिक जितने रहते हैं उनसे 3 गुना लोग दूसरे लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर व्यक्तियों का काम, अब अंटार्कटिक में वैज्ञानिक तो रहते हैं पर और भी लोग रहते हैं जो उनकी हेल्प के लिए वहाँ होते हैं। उनका अधिकतर व्यक्तियों का काम वैज्ञानिकों को उनके अध्ययनों और प्रयोगों में सहायता करना है। जो साइंटिस्ट है उनको उनकी रिसर्च में और उनके एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प करना है। शिक्षक, अस्पताल के कर्मचारी, पायलट, इंजीनियर और यहाँ तक कि दुकानदार भी बहुआयत में है। कौन कौन है वहाँ पे? टीचर्स, शिक्षक, अस्पताल के कर्मचारी भी वहाँ पर मौजूद है। कोई अगर बीमार पड़ जाए तो वहाँ कोई हॉस्पिटल तो है नहीं, तो वैज्ञानिक की हेल्प करने के लिए वहाँ पे अस्पताल के कर्मचारी हैं। पायलट है जो कि उनको ले जाए और लाए। इंजीनियर भी वहाँ है और यहाँ तक कि दुकानदार भी बहुतायत में है। अंटार्कटिक सन के संपादक के अनुसार, अंटार्कटिक सन जैसे कि समाचार पत्र हमने पढ़ा था वहाँ का, अंटार्कटिक सन के संपादक के अनुसार, संपादक जो होता है जो ये पत्र का ऑडिटर इन चीफ होता है, अंटार्कटिक की बस्तियों में अमीर और गरीब के बीच कोई भेदभाव नहीं है। अंटार्कटिक की बस्तियों में अमीर और गरीब के बीच क्या नहीं है? कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ हर व्यक्ति, चाहे वह विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो या एक मामूली कर्मचारी, लाल रंग का सरकारी परमा ही पहनता है और वहाँ पे कोई एक दूसरे में भेदभाव नहीं है। वहाँ क्या है? हर व्यक्ति, जो पूरी दुनिया का सबसे फेमस साइंटिस्ट ही क्यों ना हो या फिर एक आम कर्मचारी वहाँ काम करने वाला क्यों ना हो, सभी क्या पहनते हैं? लाल रंग का सरकारी परमा पहनते हैं। यहाँ लोगों का सामाजिक स्तर उनकी गतिशीलता से मापा जाता है। वहाँ लोगों का जो सामाजिक स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड होता है हम जिसे कहते हैं, वो उनकी गतिशीलता से मापा जाता है। यहाँ आने वाले सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब क्या हुआ? जैसे हमने कहा अभी वहाँ लोग जाने लगे हैं और वहाँ सैलानी यानी कि टूरिस्टों की संख्या क्या हो रही है? लगातार बढ़ रही है। दक्षिण अमेरिका से अंटार्कटिक के लिए नियमित जलयान सेवाएं हैं। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका से अंटार्कटिक के लिए रेगुलर क्या है? फ्लाइट्स है, रेगुलर जलयान सेवाएं है। यानी कि जलयान का मतलब होता है पानी का जहाज, शिप। ये हर वर्ष 12,000 सैलानियों को अंटार्कटिक घुमाने लाती है। ये जो शिप है वो हर साल 12,000 जो टूरिस्ट है उनको अंटार्कटिक घुमाने लाती है। ऑस्ट्रेलिया से 14 घंटे की उड़ान भरकर 3,000 सैलानी अंटार्कटिक पहुंचते हैं। और कहाँ से आते हैं टूरिस्ट? अंटार्कटिक में ऑस्ट्रेलिया से 14 घंटे की उड़ान भरकर 3,000 सैलानी अंटार्कटिक पहुंचते हैं। अन्य देशों से भी सैलानी पर्वतारोहण और बर्फ़ पर स्कीइंग के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं। और बाकी देशों से भी सैलानी जिनको पर्वतारोहण, ट्रेकिंग का या फिर स्कीइंग का शौक़ है वो भी यहाँ पहुँच जाते हैं। यह बहुत शुभ संकेत है, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों तक कोई अंटार्कटिक नहीं जा रहा था और अब वहाँ पे लोग जाने लगे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है, पर इसका दूसरा पक्ष भी है। इसका जैसे कि इतने सालों तक इंसानों के हाथों से दूर रहा अंटार्कटिक, इसीलिए अभी तक वो सही है, वरना अभी तक वो भी बाकी दुनियाओं के हिस्सों की तरह प्रदूषित हो जाता। लोग छेड़छाड़ करते, कहीं भी घर बनाते और सब नेचर की जो ब्यूटी होती है, जो नेचुरल चीज़ें, उसको जैसे इंसान डिस्ट्रॉय करते हैं वैसे वहाँ भी करते। क्योंकि वहाँ इंसान नहीं है इसीलिए वहाँ की हवा, पानी और जल, धरती सब क्या है? पोल्यूशन फ्री है। पर अभी वहाँ भी इंसान जाने लगे हैं तो आप सोच ही सकते हो वहाँ अब धीरे धीरे कई सालों में क्या हो जाएगा। पर इसका दूसरा पक्ष भी है। अंटार्कटिक में लोगों का आवागमन बढ़ने से वहाँ की शांति भंग होती है। तो अब बहुत सारे लोग जाने लगे हैं जैसे मैंने कहा, तो क्या हो रहा है? वहाँ की जो शांति है वो भंग हो जाती है इनके आने जाने से। वहाँ शोर उत्पन्न होता है, कचरा बढ़ता है और अंटार्कटिक महासागर के जीव जंतुओं को हानि पहुँचती है। वहाँ जो सदियों से जो वहाँ के जानवर, जीव जंतु रह रहे थे, आजकल इंसानों के आने से क्या होने लगा है?
वहाँ पे शोर उत्पन्न हो जाता है। अब वहाँ 1000 से भी कम लोग और फिर उसके बाद घूमने के लिए 12,000 और 3,000 लोग जाएंगे तो आवाज़ उतने लोगों की उतनी हो जाती है, कचरा उतना बढ़ जाता है और वहाँ के जीव जंतु जो है पानी में यहाँ वहाँ उनको बहुत ही परेशानी होती है। अंटार्कटिक प्रदेश में मानव का जितना अतिक्रमण हो गया है 20वीं शताब्दी के आरंभ में उसकी कल्पना करना तक कठिन था। आज जितना ज़्यादा अतिक्रमण यानी कि बिना आज्ञा के कब्जा करना, इन्फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, अंटार्कटिक में जिस तरीके से लोगों का बिना परमिशन के आके वहाँ बसना, इतने लोग वहाँ आ चुके हैं। जो 20वीं सदी की जो शुरुआत है उसमें तो इसकी कल्पना करना भी कठिन था, मुश्किल था कि यहाँ लोग आकर बस भी सकते हैं। उस दक्षिण ध्रुव पर जहाँ तक पहुँचने के लिए एमंडसन और स्कॉट ने महीनों तक बर्फ़ पर पैदल यात्राएं की थी। अब जब अंटार्कटिक का शोध हुआ था तो कब हुआ था वो? एमंडसन और स्कॉट जब उनको अंटार्कटिक का शोध लगाना था तो उन्होंने इस दक्षिण ध्रुव पे जाने के लिए पैदल महीनों तक पैदल यात्राएं की थी, क्योंकि ना वहाँ कोई प्लेन जा सकता था, ना तभी कोई साधन थे जो वहाँ पहुँच सकते थे, तो सिर्फ इंसान पैदल जा सकता था। तो उन्होंने पैदल जाकर दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। तो वहाँ जाना इतना कठिन था। तो ऐसी जगह पर अब हर ग्रीष्म ऋतु में, हर समर वेकेशन में, हर समर सीजन में 250 से भी अधिक वायुयान उतरते हैं। 250 से ज़्यादा प्लेन्स वहाँ पर उतरते हैं। देखिए, पहले जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, अब वहाँ पे इतने लोगों का, इतना इंसानों का आना जाना वहाँ पे लगा रहता है। अब हमारे इस पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम है श्याम सुंदर शर्मा। तो बच्चों, आइए देखते हैं हमारे शब्दार्थ क्या है। शुष्क का मतलब है सूखा, ड्राई। खाद्यान्नों यानी कि खाने के योग अन्न, फूड ग्रेन्स। उग्रतर का मतलब होता है अधिक प्रबल, स्ट्रॉन्गर। भौतिक, स्थूल पदार्थ, फिजिकल। खगोल का मतलब होता है ज्योग्राफी। जैव का जीव संबंधित, ऑर्गेनिक। विषम का मतलब विकट या क्रिटिकल। ब्रह्मांड का मतलब होता है विश्व, यूनिवर्स। विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत, यूनिक। तात्कालीन का मतलब होता है उसी समय की, इंस्टेंट। दीर्घकालिक का मतलब होता है लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म। सौहार्दपूर्ण का मतलब होता है दोस्ताना, कॉर्डियल रिलेशन। कोर्ट कचहरी का मतलब होता है न्यायालय, कोर्ट। सैलानी का मतलब घुमक्कड़ यात्री, टूरिस्ट। जलयान का मतलब होता है पानी का जहाज, शिप। और अतिक्रमण का मतलब बिना आज्ञा के कब्जा करना, इन्फ्रैक्शन। बच्चों, आइए देखते हैं हमारे पाठ के मौखिक प्रश्न क्या है। इन्हें हम ओरली सॉल्व करेंगे और लिखित प्रश्न हम आपको अगले हफ्ते भेजेंगे, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम से आपको कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, पर आपको आपके परीक्षा के लिए अच्छे से पढ़ना है। अंटार्कटिक महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से क्यों भिन्न है? अंटार्कटिक महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से क्यों भिन्न है? अंटार्कटिक महाद्वीप के विशेष स्थिति और उसके विशेष जो उसकी हवाएं हैं या फिर वहाँ का जो विशेष मौसम है, इस वजह से अंटार्कटिक महाद्वीप अन्य महाद्वीपों से अलग है। बर्फ़ की चादर क्या कार्य करती है? आपको तो पता ही होगा। जो बर्फ़ की चादर है वो समंदर के जो तल स्थल को है उसको एक जैसा रखने का काम करती है। और क्या काम करती है? प्राकृतिक रेफ्रिजरेटर का काम करती है। सागरों के तल को नियंत्रित कर और वहाँ के तापमान को नियंत्रित करती है। अंटार्कटिक में स्थापित टेलीस्कोप से क्या लाभ है? अंटार्कटिक में स्थापित टेलीस्कोप आकाशगंगा का निरंतर अवलोकन और ब्रह्मांड के आकार और आकृति का अध्ययन करती है। अंटार्कटिक के लोगों का सामाजिक स्तर कैसा है? अंटार्कटिक के लोगों का सामाजिक स्तर उनकी गतिशीलता से नापा जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। अंटार्कटिक में कौन कौन सी सुविधाएं शहरों जैसी है? अंटार्कटिक में समाचार साप्ताहिक प्रकाशित होता है, गतिरोधक वहाँ पे लगाया गया है और वहाँ पे
नियमित शटल बस सेवा भी शहरों जैसी है और डाकघर, हवाई अड्डा और एटीएम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। 20वीं शताब्दी से लेकर अब तक अंटार्कटिक महाद्वीप की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? 20वीं शताब्दी में अंटार्कटिक महाद्वीप जाने की कल्पना करना भी कठिन था, परंतु अब वहाँ से 250 से भी अधिक वायुयान उतरते हैं और बहुत सारे हज़ारों सैलानी वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। लिखित प्रश्न हम आपको पीडीएफ के द्वारा अगले हफ्ते यानी कि एग्ज़ाम के अगले हफ्ते आपको भेजेंगे। तब तक के लिए आप सभी को इस पाठ को पढ़ के समझना है। उम्मीद है आप सब अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से देंगे और आपको अपने एग्ज़ाम्स की हर चीज़ समझ आ गई होगी। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।